नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 70 की। इसकी प्रैक्टिस सेट 70 की हम बात करेंगे। तो जैसे प्रैक्टिस सेट 70 की हम बात करेंगे, उससे पहले हम पर डे अब एक कलाकारों के विषय में हम बात करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भावेश चंद्र सान्याल के विषय में। किसके? भावेश चंद्र सान्याल, बीसी सान्याल, किसके विषय में हम बात करेंगे। कल हम बात किए थे नीरज मजूमदार के विषय में, आज हम करेंगे बीसी सान्याल के विषय में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आइए हम बात करेंगे भावेश चंद्र सान्याल के विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है कि बीसी सान्याल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बीसी सान्याल का जन्म 22 अप्रैल 1902 को कब हुआ था? 22 अप्रैल 1902 को कहाँ हुआ था? तो धुबरी असम में हुआ था। कब हुआ? कहाँ हुआ था? धुबरी असम में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में 22 अप्रैल को हुआ था। तो बात होती है जैसे कि किस कलाकार को कला का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला का सम्राट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट इसे कहा जाता है। तो बीसी सान्याल को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कला का सम्राट। कला के सम्राट की अगर बात की जाए तो बीसी सान्याल को कला का सम्राट कहा जाता है। फिर बात होती है कि किस कलाकार ने अपने जीवन के दौरान 3 बार भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार विभाजित हुए देखा था। तो किस कलाकार ने देखा था? तो बीसी सान्याल ने थे। कब देखे थे? 1905। कब? 1905, फिर 1947, फिर 1971 में इन्होंने 3 बार विभाजित होते हुए देखा था। फिर बात होती है कि इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में, किसके निर्देशन में? तो पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली के निर्देशन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फिर बात होती है कि 1937 में लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो बीसी सान्याल ने ही किया था। किसने किया था? तो बीसी सान्याल ने किया था। फिर बात होती है कि लाला लाजपत राय की अवाच्य प्रतिमा, मतलब बस्ट साइज मूर्ति किसने बनाई थी? तो बीसी सान्याल ने ही बनाया था। फिर बात होती है कि बीसी सान्याल ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इन्होंने अपने स्टूडियो खोला था। फिर बात होती है कि नई दिल्ली स्टूडियो खोला था। बात होती है कि गैलरी 26 नई दिल्ली में, गैलरी 26 की नई दिल्ली में स्थापना किसने किया था? तो बीसी सान्याल ने ही किया था। किसने किया था? तो बीसी सान्याल ने ही किया था। फिर बात होती है कि दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 को। कब? 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना होती है। तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो बीसी सान्याल ही करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इन 1997 एक फिल्म बनी थी डांस ऑफ द विद में किस कलाकार ने अभिनय किया था? तो बीसी सान्याल ने किया था। किसने किया था? तो बीसी सान्याल ने किया था। बीसी सान्याल की आत्मकथा कौन सा है? द वर्टिकल वुमेन। कौन सा है? द वर्टिकल वुमेन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा। फिर बात होती है कि बीसी सान्याल किस रूप में थे? बीसी सान्याल किस रूप में प्रख्यात थे? तो ये चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। क्या थे? चित्रकार भी और मूर्तिकार भी थे। तो बात होती है बीसी सान्याल को कला का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कला का सम्राट कहा जाता है। द वर्टिकल वुमेन कहाँ सुरक्षित है? इनकी प्रसिद्ध मूर्ति जो है बीसी सान्याल की, द वर्टिकल वुमेन, ये कहाँ पे है? तो ये गवर्नमेंट म्यूजियम आर्ट एंड गैलरी चंडीगढ़ में है। फिर बात होती है डायलॉग किसका चित्र है। तो हम इनके प्रमुख चित्रों के विषय में बात करेंगे। जैसे डायलॉग निजामुद्दीन के मेले में, क्या? निजामुद्दीन के मेले में, द फ्लाइंग बीजुका, चरवाहा,
निराशा और शांति का मार्ग। क्या? निराशा और शांति का मार्ग, उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, फिर धौलाधर पर्वत श्रृंखला, पर्दे से ढकी नारी, माँ व बच्चा, हार्स एंड क्रो। ये सब चित्र जो कि बीसी सान्याल के प्रसिद्ध चित्र हैं। बात होती है कि बीसी सान्याल की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में हुआ था। बात होती है कि इनको पुरस्कार कौन सा मिला था? तो पद्म भूषण का सम्मान इन्हें 1984 में पद्म भूषण। फिर बात होती है ललित कला अकादमी फेलोशिप फॉर लाइफ टाइम। कौन सा? ललित कला अकादमी फेलोशिप फॉर लाइफ टाइम कब इनको मिला था? तो 1980 में मिला था। कब मिला था? तो 1980 में मिला था। इनकी एक प्रसिद्ध वो है शिव की मुखाकृति। इनकी प्रसिद्धि किसमें है? शिव की मुखाकृति जो कि चित्रण इनकी प्रसिद्ध है। हमने आज आपको बीसी सान्याल के बारे में बताया, जो कि बीसी सान्याल से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। तो आइए हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 70 के फर्स्ट प्रश्न के। सर्वप्रथम किस काल में मानव ने कला का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम किस काल में मानव ने कला का प्रयोग किया था? तो किस में किया था? तो देखिए, तो सही ऑप्शन है इसमें कौन सा है? ये नवपाषाण काल। क्या है इसका सही ऑप्शन? नवपाषाण काल है। क्या है? नवपाषाण काल। तो आइए नवपाषाण के विषय में हम बात करते हैं। देखिए क्या है कि नवपाषाण की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को कहा जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के लिंग सुगूर नामक स्थल में यहाँ पे खोज करते हैं। ठीक, इस युग का गढ़ा हुआ एक कोल यंत्र जो कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो बात होती है भारत में मानव निवास का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी के हथनौर से प्राप्त होता है। यहाँ से कुछ स्थानों पे हमको क्या मिलता है? तो हिरौंजी के टुकड़े, इसके हिरौंजी के टुकड़े भी मिलते हैं। हिरौंजी के टुकड़े तथा सिलनुमा पत्थर प्राप्त हुए हैं, तो जिन पर हिरौंजी की पिसाई की जाती थी। हिरौंजी का रंग में प्रयोग किया जाता था। इस समय मानव जो कि यंत्र का निर्माण करने के लिए अनेक उद्योगशालाएं थी, जिसे दक्षिण भारत में प्राप्त हुई हैं। ठीक, इस समय का जो मानव का प्रधान केंद्र था कौन सा था? वो दक्षिण भारत में बेल्लारी था। क्या था? दक्षिण भारत में बेल्लारी था। और अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की बात की जाए तो नवपाषाण काल में होता है। किसमें? नवपाषाण काल में होता है। और मनुष्य पुराने घुमक्कड़ों में अंतर आ जाता है और अब बस्तियां बनाकर रहने लगता है। क्या करता है? बस्ती बनाकर रहना शुरू कर देता है। किसमें? नवपाषाण काल में। तो प्राचीनतम बस्ती कौन सा था? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है। कौन सा है? मेहरगढ़ है। बात होती है कृषि और पहिए के आविष्कार तो कब हुए थे? तो ये नवपाषाण काल में हुए थे। किसमें हुए थे? तो नवपाषाण काल में होते हैं। बात होती है चित्र कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें माना जाता है? तो उत्तर पाषाण काल के में ही मानव ने ही किया था, कुछ विद्वानों के अनुसार। फिर बात होती है कि इसी काल में मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, जिसे चाक पर बनाता था। और तरासे गए जो पालिश युक्त चमकीले औजार के यंत्र भी मिले हैं। ठीक, पालिश लगाने की प्रारंभ की कला जो होती है नवपाषाण काल से होती है। किससे होती है? तो नवपाषाण काल से होती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार था। आदि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? तो ये था कुल्हाड़ी। क्या था? ये कुल्हाड़ी था। देखिए बात होती है कि पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करें तो देखिए पूर्व पाषाण काल का समय जो कि है 3000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। कितना है? पूर्व पाषाण काल की बात करें
तो 3000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। देखिए ये यहाँ पे क्या था कि आदि मानव जो थे प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे। लोक भाषा में आज भी दरी कहते हैं, जैसे मिर्जापुर का लखनिया दरी, ठीक, इसे दरी कहा जाता है लोक भाषाओं में। इस युग का मानव जो था किसी भी प्रकार की भवन संरचना से अनभिज्ञ था, जो कि भवन और संरचना से अनभिज्ञ था। क्या था? अनभिज्ञ था, जो मोटे व भद्दे औजार व हथियार बनाता था, ठीक, मोटे एवं भद्दे औजार व हथियार बनाता था। इस युग के अवशेष जो कि भारत में बहुत क्रम प्राप्त हुए हैं, जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं वो अधिकांश कहाँ पे हैं? तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में है। बात होती है भारत में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूटफुट नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने जो प्रस्तर युग के औजार हैंड एक्स अथवा हाथ की कुल्हाड़ी के रूप में खोज किया था। तो कहाँ से किया था? 1863 में। कब? 1863 में मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पे किए थे। किस पे किए थे? पल्लावरम नामक स्थान पे किए थे। देखिए बात होती है कि इस काल के जो मानव थे किसका प्रयोग करते थे? तो इस काल के जो मानव थे क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। इस कारण इन्हें क्वार्टजाइट मनुष्य के रूप में पुकारा जाता था। क्या पुकारा जाता था? क्वार्टजाइट मनुष्य के रूप में पुकारा जाता था। फिर हम बात करते हैं जैसे कि इसमें क्या होता था कि इसमें ये पूर्व पाषाण काल में जो थे मानव जो थे प्रधानतः आखेट पर निर्भर थे। क्या थे? आखेट पर निर्भर थे। उनका भोजन जो कि मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था, मांस और कंदमूल हुआ करता था। हालांकि आग का आविष्कार इस युग में हो चुका था, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते थे। क्या नहीं कर पाते थे? प्रयोग कर नहीं पाते थे, लेकिन आग का आविष्कार हो गया है। जिसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चीन के झाओकोडियन गुफा में से प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रमाण की बात की जाए तो आग के आविष्कार का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? हमको चीन के झाओकोडियन गुफा से मिलता है। ये लोग आग के प्रयोग से अपरिचित थे, जिस कारण वे मांस को कच्चा खाते थे। इनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। ये खाना बदोश कहिए अथवा घुमक्कड़ कहिए, ये घुमक्कड़ टाइप के थे। फिर हम बात कर लेते हैं, जब पाषाण काल की बात हो ही रही है तो हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के विषय में। देखिए मध्य पाषाण काल का समय पिछली बार पूछा गया था। तो मध्य पाषाण काल का समय जो है वो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की बीच की बात है। कब की बात है? 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच के जो होता है वो मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। बात होती है मध्य पाषाण काल की जानकारी कब होती है? तो 1867 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज किए थे। कौन किया था? सीएल कार्लाइल द्वारा 1867 में। कहाँ पे? विंध्य क्षेत्र में। किसमें? लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी। फिर बात होती है इस काल का विशेष कोई महत्व नहीं है, अपितु प्राचीन युग में जो बर्बर जीवन स्तर के वह नवप्रस्तर के मध्य का काल जो होता है संधि काल वाला समय था। क्या था? वो संधि काल वाला समय था। इसमें क्या होता है कि छोटे औजार माइक्रोलिथ का प्रयोग होता है। क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर, चट, फ्लिंट इत्यादि पत्थर के प्रयोग होने लगते हैं। बात होती है कि राजस्थान के जो भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे मध्य पाषाणिक स्थल है। पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो ये बागौर है। किस नदी पे स्थित है? तो कोठारी नदी पे स्थित है। कहाँ पे है ये? तो राजस्थान के भीलवाड़ा में है। तो देखिए राजस्थान का बागौर व मध्य प्रदेश का आदमगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है। एक क्वेश्चन और, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में सबसे अधिक चित्र किस काल के प्राप्त हैं? तो मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक चित्रण मिलते हैं। और नव पाषाण काल के विषय में हमने सारी चर्चा दे दी है। तो नव पाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से 5 या 3,000 ईसा पूर्व तक है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
आलचिन ने ऋषिमुख पर्वत से प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि आलचिन ने ऋषिमुख पर्वत से प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया है। तो क्या कब बताया है? तो देखिए ये 3000 ईसा पूर्व बताए हैं। देखिए प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ये होता है कि ऐतिहासिक काल से पूर्व की जो कला थी, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, प्रागैतिहासिक युग की कलाओं को गुहाओं, कंदराओं व शैल श्रेयों की कला भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है कि ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। इस युग में क्या होता है? कला को गुहाओं, कंदराओं और शैलाश्रयों की कला भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इस कला को? गुहा, कंदरा और शैलाश्रय। देखिए आदि मानव का उद्भव धरती पर कब होता है? तो लगभग 3000 से 4000 वर्ष पूर्व किस में? प्लीस्टोसीन युग में आरंभ हुआ है। कब हुआ है? 3 से 4000 वर्ष पूर्व प्लीस्टोसीन के युग में आरंभ हुआ है। तो जो इस युग में मानव पाषाण, जो कि पाषाण का ही पत्थर के अनुगढ़ और परिष्कृत औजार द्वारा हथियार बनाते थे, जिससे वह आखेट करके अपनी उदर क्षुधा की पूर्ति करते थे और शरीर की सुरक्षा करते थे। इस समय के जो मानव थे वो खुले जंगल या नदी घाटियों में रहकर जीवन का निर्वाह करते थे। फिर क्या होता है? इसी क्रम में विकास क्रम आगे चलकर उसने सुरक्षा के लिए कंदराओं या गुफाओं में रहना शुरू करते हैं। फिर कंदराओं को गर्म और प्रकाशित करने के लिए पशुओं की चर्बी तथा लकड़ी को जलाया। किसको जलाया? पशुओं की चर्बी तथा लकड़ी को ये जलाते हैं। फिर गुफाओं के भीतर धूमिल प्रकाश से उसने अपने जीवन की सरस और सरल व्यक्ति लाल या गेरू कहिए या धाव पत्थर से की है। ठीक, फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रागैतिहासिक काल की चित्रित गुफा है। प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रित गुफा है तो कौन सी है ये? ये है भीम बेटका। कौन सी है ये? भीम बेटका है। कौन सी है? भीम बेटका। भीम बेटका। भीम के विषय में हमने बताया कि मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक अगर चित्रण हुआ है तो मध्य पाषाण काल में हुआ है। किसमें हुआ है? मध्य पाषाण काल में। तो भीम बेटका विषय में बात करते हैं। जैसे भीम बेटका का अर्थ क्या है? भीम के बैठने का स्थान। क्या है? भीम के बैठने का स्थान। फिर इसके खोज की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज कौन किए थे? प्रोफेसर थे ये विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो इन्होंने कब किया था? तो 1957-58 में किया था। कब किया था? तो 1957-58 में किया था। ये कहाँ के किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। फिर बात होती है विष्णु वाकड़कर को 1975 में सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर बात होती है कि भीमबेटका शैलाश्रय चित्रों की अनुकृति सर्वप्रथम किसने तैयार की थी? तो ये तैयार किए थे यशोधर मठपाल ने। किसने? यशोधर मठपाल ने। फिर बात होती है विंध्य पर्वतमाला की बालुकास्म पहाड़ियों में से प्राकृतिक शैलियों का यह समूह क्या किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यह भीमबेटका के नाम से प्रसिद्ध होता है। यह स्थान दक्षिण पठार से 100 मीटर की ऊंचाई पर रातापानी वन्य अभयारण्य के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आदिवासी ग्राम जो है बियापुर के निकट स्थित है। बात होती है कि भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और होशंगाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बरखेड़ा तथा उदुल्लागंज स्टेशन के मध्य स्थित है। फिर बात होती है कि इस पहाड़ी में कितने शैलाश्रय हैं? तो 700 शैलाश्रय, 750 प्राचीन शैलाश्रय या शेल्टर कहिए मिले हैं, जिसमें से 500 शैलाश्रयों में चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं। कुछ कला विद्वान जो कि 600 शैलाश्रय व इनमें से 275 शैलाश्रयों के चित्रों के अवशेष पाने जाने का उल्लेख करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र भीमबेटका गुफा से ही प्राप्त होते हैं। यह चित्र 30,000 ईसा पूर्व में अधिकांश मध्य पाषाण काल में बने माने जाते हैं। कब के माने जाते हैं? ये मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। देखिए शैलाश्रय 1 से लेके शैलाश्रय 15 तक की गुफाएं खोली गई हैं। शैलाश्रय 1 जो होती है छत पर इसमें वाह रेखा में निर्मित है 2 हाथियों का चित्रण है।
क्या है इसमें, दो हाथियों का चित्रण है, जिसमें क्या होता है कि छोटे हाथी के ऊपर एक आदमी बैठा है, जिसके एक हाथ में अंकुश तथा दूसरे हाथ में भाला है। फिर बात होती है कि साथ में कमर में तलवार बंधी है, दोनों के दांत काफी लंबे दिखाई गए हैं। फिर घुड़सवार की बात होती है, तो घुड़सवार किस शैलाश्रय में दिखाया गया है, तो घुड़सवार जो कि शैलाश्रय 2 में दिखाया गया है। फिर बात होती है ऑडिटोरियम या सभागार किस शैलाश्रय को कहा जाता है, तो इसे शैलाश्रय 3 को कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं, हाथी दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथी दरवाजा कहते हैं। फिर बात होती है शैलाश्रय 4 में। देखिए शैलाश्रय 4 में इसका नामकरण जो कि वाकरसब साहब ने जू रॉक अर्थात चिड़ियाघर रखा गया है। क्या कहा है, जू रॉक या चिड़ियाघर कहा गया है, जिसमें इसमें कितने कुल 453 आकृतियां बनी हैं। कितनी, 453 आकृतियां बनी हैं। फिर बात होती है शैलाश्रय 5 की। शैलाश्रय 5 में क्या बना है, पेड़ पर चढ़े हुए लंगूर का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इसके अलावा इसमें किसका चित्रण हुआ है, तो बकरी का भी हुआ है, हिरण का भी हुआ है, अन्य जानवरों का चित्रण भी हुआ है। तो किस रंग से हुआ है, सफेद तथा लाल गेरू से हुआ है। फिर बात होती है शैलाश्रय 6 में। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें सफेद रंग के जानवरों की यथार्थ चित्रण किया गया है। फिर बात करते हैं शैलाश्रय 7 की। तो शैलाश्रय 7 में क्या है, तो छत पर एक तलवारधारी सैनिक एक सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा अंकित किया गया है। ठीक, फिर निचले भाग में क्या होता है, 6 घुड़सवारों का चित्रण है, जिसमें 3 घुड़सवार अन्य सभी के आकार में बड़े हैं। फिर हम बात करते हैं शैलाश्रय 8 के विषय में। 8 में क्या है, कवच पहने सैनिक और घुड़सवार सेना का बहुत ही सुंदर चित्र देखने को यहाँ मिलता है। किस रंग में किया गया है, तो गेरू और सफेद रंग में है। फिर हम बात करते हैं शैलाश्रय 9 में। शैलाश्रय 9 में क्या है, लाल व गेरू रंग के अलावा हरे व पीले रंग से चित्रण किया गया है। यहाँ पे चित्रण किसका है, घोड़ा तथा हाथी सवार व्यक्ति का सुंदर चित्रण है। बात होती है शैलाश्रय 10 की। इसमें क्या है, मोर का चित्रण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आदिम कला में हिरोजी रंग का प्रयोग किस काल में हुआ है, तो किस काल में हुआ है, तो भी हमने बताया कि नवपाषाण काल में हुआ है। किसमें हुआ है, तो नवपाषाण काल में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये शैलाश्रय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये शैलाश्रय चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद की बात करते हैं, आइए थोड़ा होशंगाबाद के विषय जान लेते हैं। जैसे होशंगाबाद में इसकी खोज कब हुई थी, तो 1922 में। कब हुई थी, 1922 में मनोरंजन घोष ने किया था। किस नदी के तट पे है, तो ये नर्मदा नदी के तट पे है, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। किस पहाड़ी पे स्थित है, तो आदमगढ़ पहाड़ी पे स्थित है। फिर हम बात करते हैं कि इस पहाड़ी में 10 से 12 शैलाश्रय हैं। कितने हैं, 10 से 12 शैलाश्रय हैं, जिसमें यहाँ पे मन चित्रण किया गया। जैसे शैलाश्रय 10 में क्या है, दाहिनी ओर निचले में क्या किया गया है, 4 आदिम धनुर्धारी का जीवंत व गतिशील समूहन ढंग में किया गया है। यहाँ का जो चित्रण पद्धति है वो क्षेपांकन पद्धति में किया गया है। किस पद्धति में किया गया है, तो क्षेपांकन पद्धति में किया गया है। देखिए क्या किया गया, अस्त्रधारी घुड़सवार, जंगली भैंस, घोड़े, हाथी इत्यादि का यहाँ पे क्षेपांकन पद्धति में चित्रण किया गया है। ये 5 और 6 स्तर में जो अनेक कलाओं के घोतक हैं। ठीक, फिर आदमगढ़ पहाड़ी में शैलाश्रय संख्या 4 में गहरी लाल रेखाओं की एक विचित्र मानव कृति के नीचे विशालकाय मयूर का अंकन है। यह स्थान एक वन देवी का चित्र माना जाता है। यहाँ से हमको बहुत ही प्रमुख चित्रण मिलता है, जिराफ ग्रुप का एक चित्रण मिलता है, जिसके ठीक ऊपर क्या होता है, महामहिष का चित्रण है।
जो कि इसकी माप क्या है, 10 के 10 गुणे 6 के माप में महिष का चित्रण किया गया है। इसमें 10 के घात या 6 फीट में चित्रण किया गया है, शैलाश्रय 10 में किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर है 1904 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। कब हुआ था? 1904 में। इसका सही ऑप्शन है 1904। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है बाड्रिक महोदय। कौन है? बाड्रिक महोदय। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रागैतिहासिक कालीन मानव भोजन के लिए निर्भर था। तो अभी हमने बताया शिकार व कृषि पर निर्भर था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कश्मीर की किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र के संकेत मिले हैं? तो किस गुफा में मिले हैं? तो अमरनाथ गुफा में मिले हैं। किसमें मिले हैं? तो अमरनाथ गुफा में मिले हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किसकी? 11 की। आदिम चित्र माता पुत्र मिला है। आदिम चित्र माता पुत्र का चित्रण हमको कहाँ से मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है हमको? ये लखुनिया से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये लखुनिया से हमको मिलता है। तो देखिए लखुनिया वन से हमको क्या मिलता है? हाथियों को पकड़ने के दृश्य, हाथियों को पकड़ने का दृश्य, मुख्यतः पालतू हथनी पर सवार और आगे एक जंगली हाथी। फिर बात होती है लिखनिया 2 से हमको क्या मिलता है? पशु आखेट का नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह भित्ति और छतों पर बनाए गए हैं। ठीक, भित्ति और छतों पर बनाए गए हैं। किस पे? भित्ति और छतों पर बनाए गए हैं। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल प्राप्त किया था। तो फासिल प्राप्त किया था तो किसने प्राप्त किया था? तो एच.बी. बाइने ने। किसने? एच.बी. बाइने। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास हुआ। ज्यामिति या अमूर्त कला का विकास हुआ तो किस काल में हुआ? तो नियोलिथिक काल में हुआ। किसमें हुआ? नियोलिथिक काल में हुआ। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जिराफ ग्रुप का चित्र अंकित है। तो अभी हमने बताया होशंगाबाद से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। प्रागैतिहासिक चित्रों में दर्शन होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दर्शन किसके होते हैं? तो जनजीवन और संस्कृति का दर्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। वायनाड एटकल गुफा स्थित है। वायनाड एटकल गुफा स्थित है तो ये कहाँ पे है? ये दक्षिण भारत में है। अभी हमने बताया आपको, जस्ट इसका डिफिनेशन हमने कुछ मिनट पहले ही दी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? तो सर्वाधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? तो हिरण का। किसका हुआ है? तो हिरण का प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक चित्रण हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। सिंघनपुर में कुल कितने शिलाओं की संख्या है? किसकी बात कर रहा है ये? सिंघनपुर में कुल कितने शिलाओं की संख्या है? तो आइए हम बात करते हैं सिंघनपुर के विषय में। सिंघनपुर के विषय में हम थोड़ा बात करते हैं। सिंघनपुर की थोड़ा सा हम इसके परिचय के विषय में बात करेंगे। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1910 में कौन किया था? डब्ल्यू एंडरसन ने किया था। सिंघनपुर है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में जो माठ नदी है उसी के तट पर बसा हुआ है। अगर पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो चंवर ढल पर्वत श्रृंखला है। कौन सा है? चंवर ढल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से देखिए सिंघनपुर में 600 फीट की ऊंचाई में 50 के करीब, कितने? 50 के करीब, 50 के करीब हमको शैलाश्रय गुफाएं की मिली हैं। ये गुफाएं किससे बनी है? तो रेतीली चट्टानों से निर्मित है। इस गुफा की जो प्रसिद्धि है, इस गुफा की जो प्रसिद्धि है किसके लिए है? इसके गुफा द्वार पे जो है कंगारू के असंयत चित्र बने हुए हैं। ठीक, कंगारू के
अंशयत चित्र बने हुए अधिकांशतः पशुओं का इसमें अंकन हुआ है, जिसमें किसका किसका हुआ है, घोड़ा का हुआ है, बारहसिंगा का हुआ है, हिरण का हुआ है, भैंसा का है, सांड का है, सूंड उठाए हाथी का है और खरगोश का है। फिर यहाँ पे एक चित्रण एक मिलती है जो कि जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से खेदते हुए शिकारी, मतलब आखेट का दृश्य यहाँ पे है। और एक यहाँ पे एक इसी दीवार पे एक अन्य चित्रण जो मिलता है, किसका मिलता है, घायल भैंसा का मिलता है, जो कि बुरी तरह तीरों से बिधा हुआ दम तोड़ रहा है। एक और अन्य चित्रण जो कि मिलता है यहाँ पे हमको, जंगली सुअर के आखेट का भी चित्रण हमको कहाँ से मिलता है, तो यहीं से मिलता है। फिर यहाँ से हमको क्या मिलता है, एक मानव आकृति एवं बड़े पक्षी के पकड़े हुए, जिसके पीछे एक सर्प जैसी आकृति है। तो अमरनाथ दत्त ने इसे नग्न स्त्री और ग्लिप्टोनो नामक अपर्याप्त पशु बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्थान से हमको सिंघनपुर में ही एक स्थान से हमको मत्स्य कन्या का अंकन दिखाई पड़ता है। ठीक, सबसे ऊपर प्रमुख शैलाश्रय में हमको कपि मानव का चित्रण मिलता है। जो भी यहाँ चित्रण हमको मिला है, लाल गेरू व राव रंज के भूरे रंग के रंगों से बने हुए मिलता है। फिर बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात हम करते हैं। देहाती बांस से बनी गाड़ियों का चित्रित है, तो ये कहाँ से किया गया है, तो ये मंदसौर से किया गया है। कहाँ से किया गया है, ये मंदसौर से किया गया है, मंदसौर से किया गया है। कहाँ से, मंदसौर, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सबसे अधिक हाथियों का चित्रण हुआ है, सबसे अधिक हाथियों का चित्रण हुआ है तो कहाँ हुआ है, आदमगढ़ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये आदमगढ़ में सबसे ज्यादा हाथियों का चित्रण हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो आदमगढ़ में सबसे अधिक हाथियों का चित्रण हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मधुमक्खियों के छत्ते से भरी चित्रित गुफा है, मधुमक्खियों के छत्ते से भरी चित्रित गुफा है, तो ये कौन सी है, तो पहाड़गढ़। कौन सी है ये, पहाड़गढ़, जो कि मधुमक्खियों से भरे छत्ते से स्थित है। किसमें है ये पंचमढ़ी में है। शैलाश्रय संख्या 7 में एक है, मधुमक्खियों को हटाकर मधु संचय करने का दृश्य यहीं से मिलता है। ठीक, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विशालकाय बकरी का चित्र मिलता है, विशालकाय बकरी का चित्र हमको मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो ये बाजार केव से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो बाजार केव से मिलता है, बाजार केव से हमको मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। आदिम कला में सर्वाधिक चित्रित पक्षी है, आदिम कला में सर्वाधिक चित्रित पक्षी कौन सा, अभी बताया हमने कि मोर। कौन सा, मोर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। प्रागैतिहासिक गुफा चक्रधरपुर स्थित है, प्रागैतिहासिक गुफा चक्रधरपुर स्थित है, तो चक्रधरपुर कहाँ पे स्थित है ये, तो ये है कहाँ पे, ये है बिहार में। चक्रधरपुर कहाँ पे स्थित है ये, तो बिहार में। कौन कौन सा है, चक्रधरपुर है, साहबाबाद है, नवादा है, सुदामा है, लोमस है, विश्व झोपड़ी है, गोपी है, चांडील है, राजगृह। यहाँ पे हमको इस गुहा से चित्रण की मिलते हैं। चक्रधरपुर की बात हो रही है तो चक्रधरपुर चक्रधरपुर की एक दरी में हमको लेटी और शिकार करती मानव कृतियां को दर्शाया गया है। यहाँ से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हरदन ने 3000 ईसा पूर्व ईस्वी का बताया है। कितना बताया है, तो 3000 ईसा पूर्व ईस्वी का बताया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्या कह रहा है 26, हरनी हरण गुफा के चित्रों का विवरण 1883 में दिया था। हरनी हरण चित्रण का विवरण 1883 में दिया था, तो किसने दिया था, कार्लाइल महोदय ने दी। हरनी हरण 1800 कार्लाइल महोदय ने दिया था। यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो गैंडे के आखेट करते हुए चित्रण किया गया है। हरनी हरण कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये,
उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में है। फिर हरनी हरण के बाद बात होती है भिंडम की। भिंडम जो कि मिर्जापुर में ये एक पिकनिक स्थल है, जो कि यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त शैलाश्रय मिलते हैं। यहाँ से हमें चित्र क्या मिला है, तो पहियादार गाड़ी यहाँ का प्रमुख चित्रण है। फिर हम बात करते हैं कि ढोकवा महारानी, ढोकवा महारानी ये भी मिर्जापुर क्षेत्र में है। यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो शाही के आखेट का दृश्य मिलता है, शाही के आखेट का दृश्य मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षी के आखेट का दृश्य ज्यामितीय आकार में निर्मित कहाँ पे मिलता है, तो ये कहाँ पे हमको मिलता है, तो ये रौप में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो रौप में मिलता है। फिर हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे, बाघ का सामना करते हुए एक साहसी मनुष्य जलती मशाल से प्रहार करता हुआ कहाँ पे चित्रण किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो लोहरी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, लोहरी में किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। बुंदनी और रहेली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बुंदनी तथा रहेली किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आदिम कला के लिए प्रसिद्ध है। किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो आदिम कला के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए इसमें सही मिलान करना है, जैसे कि आप एक दो को मिलाते चलिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको तरीका। देखिए बेल्लारी, बेल्लारी क्या है, बेल्लारी का एम फास्फेट ए का 4, ए का 4। तो देखिए ए का 4 किस में है, ऑप्शन है, ऑप्शन डी सी में है। तो मतलब 2 और 4 नहीं होगा, तो बचा क्या, 1 और 3, 2 ऑप्शन आपके पास बच गए। फिर क्या है, वाइनर एडकल, क्या है, वाइनर एडकल, तो बी का 3 एफ फास्फेट। अब इसी दो में मिलाइए कि बी का 3 किसमें है, तो बी का 3 किसमें है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइनाड एडकल एफ फास्फेट, फिर बिंडम का जगदीश गुप्त, बांदा सिल्वेराड, कौन सा, बांदा सिल्वेराड। ठीक, फिर आप मिलाने का तरीका जान गए हैं कि पहले एक को मिलाइए, उस 4 ऑप्शन में देखिए कि इसमें से चारों ऑप्शन में किसमें है। जैसे हमने मिलाया ए का 4, तो ए का 4 हमने देखा 1 में और 3 में था, तो 2 ऑप्शन वैसे निकल गए, तो 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे जितने ज़्यादा आपको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतने ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के। नवपाषाण काल में किस समय की चित्रकला का अध्ययन किया जाता है? तो अभी हमने बताया आपको नवपाषाण काल के चित्र कला के विषय में हमने बात की कि कब से 10,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक। कब, 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगदीश गुप्त। कौन है? जगदीश गुप्त। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। संगीत का आनंद लेते हुए युगल चित्र मिला है। संगीत का आनंद लेते हुए युगल चित्र मिला है, तो ये हमको कहाँ से मिला है? तो ये हमको मिला है ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी की बात कर लेते हैं, जो कि हम हर वीडियो में बात करते हैं। पंचमढ़ी, भीमबेटका, कबरा पहाड़, इस सब के विषय में हम हमेशा बात करते हैं, तो जिससे ये आए क्वेश्चन तो आप गलत मत करिएगा। ठीक, आइए हम बात करते हैं पंचमढ़ी के विषय में। देखिए पंचमढ़ी को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो डीएच गार्डन को कब किए थे? तो 1936 में। कौन किया था? 1936 में डीएच गार्डन ने किया था। अगर सर्वप्रथम जानकारी की बात की जाए तो जीआर हंटर ने सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? जीआर हंटर ने 1932 में किसमें? कांग्रेस ऑफ द प्री एंड हिस्टोरिका साइंस में दिए थे। इसमें कांग्रेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक साइंसेस में दिए थे। बात करते हैं पंचमढ़ी। देखिए भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पे पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन के रूप में विख्यात है। क्या है? पंचमढ़ी एक
एक हिल स्टेशन के रूप में विख्यात है। यह महादेव पर्वत में स्थित है। कहाँ पे है? महादेव पर्वत में स्थित है। लोग विश्वासानुसार मानते थे कि यहाँ पांडवों के निवास में, यह 5 गुफाओं का निवास स्थान था। क्या था ये? 5 गुफाओं का निवास स्थान था। तो पंचमढ़ी में 50 के करीब दरिया गुफाओं का यहाँ पे हमको प्रागैतिहासिक चित्रण उपलब्ध मिलते हैं। देखिए पंचमढ़ी में चित्रों को क्या कहा गया है? तो पुतरी कहा गया है। पंचमढ़ी में इन चित्रों को क्या कहा गया है? तो पुतरी कहा गया है। तो मुख्य केंद्रों को बड़ी पुतरी लेन और तथा छोटे केंद्रों को क्या कहा गया है? छोटी पुतरी लेन कहा गया है। पुतरी शब्द के सहारे ही इस क्षेत्र में प्रसिद्ध शैलाश्रय व गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। ठीक, यहाँ अवस्थित कौन कौन से हैं? तो डोरोको द्वीप, लश्करिया खो, सोनभद्रा, जम्बूद्वीप, नींबू भोज, बनियाबेरी, नाकिया, झलाई, इमली खो, बाड़ादेव और महादेव बाजार। इतनी चीजें यहाँ पे स्थित है। तो हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम जम्बू द्वीप के विषय में बात करते हैं। देखिए जम्बू द्वीप जो कि शैलाश्रय संख्या 7 से हमको क्या मिलता है? मधुमक्खियों को हटाकर मधु संचय करने का दृश्य अगर कहीं पे अंकित है तो जम्बू द्वीप में, इसमें शैलाश्रय संख्या 7 में है। तो जो कि यहाँ के जो चित्रण है अधिकांश किस्में है ये सफेद रंग में बने गए हैं। यहाँ से मटमैले सफेद रंग में एक कांटेदार जीव जो कि शाही और उसका सामना करता हुआ एक निवस्त्र आदमी का चित्रण हमको यहीं से मिलता है। अगर यहाँ से हमको क्या मिलता है? नृत्यवादन का भी चित्रण यहीं से मिलता है। क्या मिलता है? नृत्यवादन का चित्रण यहीं से मिलता है। अगर लश्करिया खो की बात की जाए तो यहाँ से हमको सितार वादक, गंधर्व मुख देवता के चित्र मिलता है। किसका मिलता है? लश्करिया खो से हमको सितार वादक और गंधर्व मुख देवता के चित्रण हमको यहीं से मिलते हैं। बात करें डोरोको द्वीप की भ्रांत निर्मय, तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? बड़ा ही रुचिकर तथा जीवंत चित्रण हमको मिलता है। यहाँ से बांसुरी बजाते एक बंदर का चित्रण अगर देखा जाए तो यहीं से मिलता है। इसके अलावा यहाँ से हमको क्या मिला है? छद्म मुखी मानव की आकृतियां, धनुर्धर, दिव्य रथवाही देवता। ठीक, दिव्य रथवाही देवता। बात होती है कि सगर्भा गाय का चित्रण कहाँ से मिलता है? तो हमको यहाँ बनियाबेरी से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? बनियाबेरी से मिलता है। तो इमली खो की हम बात करते हैं तो इमली खो में जो कि 100 से अधिक चित्र अंकित है। इमली खो में कितने का चित्रण होता है? तो 100 से अधिक चित्रण इमली खो से हमको मिलता है, जिसमें से क्या मिलता है? 5 धनुर्धर मिलकर बैल का शिकार कर रहे हैं। अगर पूछे कि 5 धनुर्धर मिलकर बैल का शिकार कर रहे हैं, कहाँ से के चित्रण में है? तो इमली खो शैलाश्रय में मिला है। यहाँ पे एक और चित्रण मिलता है, महिष के आखेट का चित्रण। यहाँ पे सांभर के आखेट का चित्रण जो कि बहुत ही सुंदर अंकित किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। जैसे सिंघनपुर, क्या है ये? सिंघनपुर मिलाइए आप। सिंघनपुर डब्ल्यू एंडरसन, ऑप्शन ए का 3 कौन सा है? ए का 3। तो इसी तरीके से आप मिलाइए ए का 3, तो देखिएगा ए का 3 किसमें है, तो जिसमें मिलेगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पंचमढ़ी डीएच गार्डन, भीमबेटका वाकड़कर, पहाड़गढ़ प्रोफेसर डीपीएस धर केस। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। भीमबेटका एक है, भीमबेटका क्या है? अभी हमने बताया आपको, एक पहाड़ी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कुत्ते को किस मानव ने पालतू बनाया? तो कुत्ते को किस मानव ने पालतू बनाया? तो प्राचीन मानवों ने पालतू बनाया। फिर हम बात करते हैं 35 की। धातु के साथ ही किस काल का उदय हुआ था? धातु के साथ ही किस काल का उदय हुआ? तो ये वैदिक काल का उदय होता है। किस काल का उदय होता है? तो वैदिक काल का उदय होता है। वैदिक काल का उदय होता है। वैदिक काल देखिए का उदय कब होता है? तो देखिए 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का होता है। तो देखिए वैदिक काल में सिंधु सभ्यता के पश्चात, पतन के पश्चात जो नवीनतम संस्कृति प्रकाश में आती है उसी को हम वैदिक काल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैदिक काल का क्या होता है? सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जो नवीन संस्कृति
जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई है उसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के विपरीत यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की ये विपरीत मूलतः ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के वाहक कौन थे? आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा संस्कृति थी। इस काल के इतिहास हमें वेदों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वेदों से प्राप्त होते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भारत में अगर सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ यही है। संकलन कर्ता कौन से हैं? तो ऋषि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। आर्यों का अगर मुख्य व्यवसाय की बात की जाए तो पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु क्या था? तो इनका प्रिय पशु घोड़ा था। और प्रिय देवता की बात की जाए तो प्रिय देवता इनके इंद्र थे। आर्य ने ही लोहा या श्याम ऐस नामक एक नई धातु की खोज की। बात की जाए कि अगर वैदिक युग में क्या क्या हुए तो कला, साहित्य और जीवन के समस्त मूल विचार की भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई थी तो वैदिक युग में हुई थी, जो कि इसी समय में भवन व मकानों के निर्माण में कच्ची ईंट व लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। किसका? कच्ची ईंट व लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। आइए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ताम्र धातु युग का हमने बात किया तो ये वैदिक काल था। सही ऑप्शन। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था? ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करता था? तो मातृ देवी की प्रतिमा की पूजा करता था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। आर्य का मुख्य आधार क्या है? आर्य का मुख्य आधार क्या है? तो अभी हमने आपको बताया कि इनका मुख्य आधार क्या था। ये वेद था। आर्य लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? अभी हमने बताया कि ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो वेद के संकलन कर्ता कौन थे? तो ये वेद व्यास थे। कौन थे ये? वेद व्यास थे। कौन थे ये? वेद व्यास थे। ये वेदों के संकलन कर्ता माने जाते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य तथा प्राचीन बौद्ध साहित्य के प्रमुख स्रोत को रूप में जाना जाता है। आर्य लोग बढ़ईगिरी, चर्म शिल्प, गृह निर्माण, वस्त्र बुनना, कुंभ कला, रथ बनाना ये सब जानते थे। क्या था? ये सब जानते थे। अयस की वे पात्र बनाते थे तथा सुवर्ण के आभूषण पहनते थे, किंतु वे प्रतिमाएं गढ़ लेते थे, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, इसका प्रमाण हमको नहीं मिलता है। फिर बात होती है ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्र संहिता की एक ऋचा है। इसमें चमड़े से बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख हमको मिलता है। किस अग्नि देवता के बने चमड़े के चित्रण हमको कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो इस चित्र को यज्ञ के समक्ष लटकाया जाता है और यज्ञ की समाप्ति पर लपेट दिया जाता था। ठीक, फिर हम बात करते हैं। देखिए, पश्चिमी एशिया के अनेक देशों में विशेष रूप से मिस्र में भी चर्म चित्रों को सजीव उन्नत परंपरा का आशय पुष्टि मानते थे। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। गुंजेरिया मध्य प्रदेश में तांबे के बने कितने यंत्र प्राप्त हुए हैं? तो कितने यंत्र प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर डी 424। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। आर्यों के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो अभी हमने बताया कि ऋग्वेद से मिलती है। फिर हम बात करते हैं 42 की। लौह युग का प्रमाण किस वेद में मिलता है? लौह युग का प्रमाण हमको किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है हमको? तो ऑप्शन नंबर सी अथर्व वेद में। किस में मिलता है? अथर्व वेद में मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आर्य मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा संस्कृत थी। प्रिय देवता कौन थे? तो प्रिय देवता ऑप्शन नंबर बी इंद्र देवता थे। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन।
क्या था? पशुपालन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन 46 की। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, पुराणों की संख्या 18 है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। जोगीमारा स्थित है। तो जोगीमारा स्थित है, तो जोगीमारा कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आइए हम बात करते हैं जोगीमारा के विषय में हम बात करते हैं। तो जोगीमारा किस सन में बनी? तो 300 ईसा पूर्व। कितना? 300 ईसा पूर्व में जोगीमारा गुफा के चित्रण की बात होती है। यहाँ पे छतों से हमको चित्रण की प्राप्त होती है। जोगीमारा की गुफा की छतों से हमको चित्रण प्राप्त होते हैं। तो भित्ति चित्रणों के निर्माण की तकनीकी की जो शुरुआत होती है तो जोगीमारा गुफा ही मानी जाती है। तो जोगीमारा गुफा सरगुजा जिले के छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए, अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ क्या है? रामगढ़ पहाड़ी स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी स्थित है। इस गुफा के पड़ोस में ही सीता बेंगड़ा या सीता लंगड़ा है। बेंगड़ा का स्थानीय शब्द क्या होता है? तो आप जान लीजिए, बंगले का पर्याय है ये बेंगड़ा। तो सिंगड़ा बेंगड़ा एक लघु आकार की गुफा है जहां पर सीढ़ियों द्वारा जाया जा सकता है। इसका अगर भू विन्यास की बात की जाए तो आयताकार है। इस गुफा की लंबाई कितनी है? ये 14 फीट लंबाई है, 5 मीटर चौड़ी है, 1.8 मीटर ऊंची है। इस गुफा को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन गुफा है ये। प्रेक्षागृह या नाट्यशाला कहा जाता था। ठीक। फिर श्याम बिहारी अग्रवाल के अनुसार हम माना जाए तो भाया भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की भी अति प्राचीन नाट्यशाला है, जहां यशोवर्मन काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन होता है। ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेक्षागृह जो थी, नटी अभिनय करती थी, इसका उल्लेख यहाँ मिलता है। इसमें 3री से 2री सदी में ब्राह्मी लिपि के उत्कीर्ण शिलालेख है, एक जिसके अनुसार यहाँ वरुण देवता का ये मंदिर था, जिसकी सेवा में कौन थी? एक देवदासी थी, उसका क्या नाम था? तो सुतनुका था। क्या था? सुतनुका था। सुतनुका क्या थी? तो ये नृत्यांगना थी जो कि सर्वांग सुंदर थी ये। ठीक। वाराणसी के देवदीन नामक श्रेष्ठ रूप दक्ष चित्रकार से प्रेमासक्त थी। तो देखिए, देवदान चित्रकार जो कि चित्रकारी में निपुण था, देवदीन जो कि चित्रकारी में बहुत निपुण था, उसका कार्य नृत्य एवं नाट्यशाला के पात्रों को सज्जित करने का था। फिर बात होती है कि सर्वप्रथम प्रेम प्रसंग पर आधारित सर्वप्रथम अभिलेख यही है। ठीक, यही है। फिर देवदासी प्रथा का प्रारंभिक उल्लेख भी माना जाता है। ठीक। फिर माना जाता है कि देवदीन ने कुशल हाथों द्वारा अपने यहाँ पे कुछ चित्रणों को किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे चित्रण की है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 6 गुणे 6, 10 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 10 गुणे 6 गुणे 6 यहाँ पे ऊंचाई है। अगर जोगीमारा के चित्रों के विषय में की हम बात करें तो 1914 में असित कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुहा चित्रों का अध्ययन करते हैं। तो असित कुमार हल्दर ने गुफा में यहाँ 7 चित्रों के खंडों के अवशेषों की चित्रण की ये बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 7 चित्रण की बात करते हैं, जो कि प्रथम खंड में क्या करते हैं? प्रथम खंड में बाईं ओर नर्तकियां व संगीतज्ञ हैं, दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य है, दूसरी ओर क्या है? एक हाथी है और जुलूस का दृश्य है। फिर क्या है? लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी व अलंकारिक रेखाओं में नदी है, जो कि मछली जो कि विशाल नुमा आकृति है, जो कि कुछ लोग इसको मछली नहीं मगरमच्छ मानते हैं। यह चित्रण जो कि गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। अगर बात की जाए डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार, तो डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार क्या मानते हैं? विशालकाय शार्क मछली की ये बात करते हैं। तो बात होती है कि ये द्वितीय खंड तृतीय खंड में क्या है? बाघ के दृश्य का अंकन है और लिली कुमुदनी की होती है। फिर पंचम खंड में क्या है? नृत्य में मग्न एक स्त्री संभवतः यह नर्तकी है। मानव आकृतियां पलथी मारे बैठी हैं, पंचम खंड में है।
आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 48 की। प्राप्त शिलालेख के अनुसार जोगी मारा गुफा थी तो वरुण देवता का मंदिर था। क्या था? वरुण देवता का मंदिर था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। जोगी मारा गुफा का समय काल क्या है? तो 300 ईसा पूर्व है। क्या है? 300 ईसा पूर्व है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। जोगी मारा गुफा के चित्र किस रंग की पृष्ठभूमि पर बने हैं? तो किस रंग के पृष्ठभूमि पर बने हैं? तो ये सफेद रंग के पृष्ठभूमि पर बने हैं। आइए हम इसकी कुछ विशेषता की बात करते हैं। देखिए इन चित्रों की जो आकृति है बौनी आकृति की बनावट है, जैसे बनावट है। शैली की अगर बात करें तो सांची व भरहुत की चच्छड़ कला से मिलती जुलती है। किसकी? सांची व भरहुत की तक्षण कला से मिलती जुलती है। ये गुफा की छत पर चूने से बनाए गए हैं सफेद धरातल पर। बात करें इन चित्रों में तो काले वानस्पतिक रंग, लाल, पीले एवं सफेद खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। अगर हम विभाजन की बात करें तो हाशिए में पीले रंग का प्रयोग किया गया है और संयोजन की बात करें तो सन्मुख नियम का निर्वाह किया गया है। क्या किया गया? सन्मुख नियम का निर्वाह किया गया है। देखिए अजंता की गुफा की चित्रकारी की आधार तो भगवान बुद्ध है, किंतु जोगी मारा के गुफा के चित्रों में कोई धार्मिक विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। बात की जाए अजंता की गुफा में तो वहां का आधार भगवान बुद्ध है, लेकिन अगर जोगी मारा गुफा के चित्रों की बात की जाए तो वहां कोई धार्मिक विषय वस्तु की चित्रण समझ में नहीं आती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्या कह रहा है? जोगी मारा के चित्र बने हैं तो अभी हमने बताया जोगी मारा के चित्र किस पर बने हुए हैं। तो किस पे बने हैं? जोगी मारा के चित्र किस पे किया गया है? तो छतों पर किया गया है। किस पे किया गया? छतों पर किया गया है। किस पे? गुफा की छतों पर चित्रण किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। जोगी मारा के चित्रों की आकृति का आकार क्या है? तो अभी हमने बताया कि यहाँ की आकृति जो कि बौनी आकृति है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया है, तो किसमें चित्रित किया गया है? तो ये जोगी मारा की गुफा में चित्रित किया गया है। किस पे किया गया है? तो जोगी मारा की गुफा में चित्रित किया गया है। कौन से किसमें किया गया है? तो ये चतुर्थ खंड में किया गया है। किसमें किया गया है? ये चतुर्थ खंड में किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। असित कुमार हल्दर ने जोगी मारा गुफा चित्रों का विषय बताया है। तो असित कुमार हल्दर ने गुफा चित्रों को किससे बताया है? तो ये देवदासी से संबंधित बताया है। किससे बताया है? तो ये देवदासी से संबंधित बताया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। जोगी मारा की गुफा किस धर्म की कला का प्रभाव है? जोगी मारा की गुफा पर किस धर्म की कला का प्रभाव का है? तो ये इस पे जैन धर्म की कला का प्रभाव है। फिर हम बात करते हैं 56 की। जोगी मारा की गुफा को प्रथम कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? आर्ट गैलरी कहा जाता है। जोगी मारा गुफा को प्रथम आर्ट गैलरी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत में भित्ति चित्रण की शुरुआत किस गुफा से मानी जाती है? तो ये किस गुफा से मानी जाती है? अभी हमने बताया ऑप्शन नंबर सी, जोगी मारा गुफा से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। असित कुमार हल्दर ने जोगी मारा गुफा के चित्रों को कितने खंडों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर ए 7 में चित्रों में खंडों में विभाजित किया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। असित कुमार हल्दर कौन? असित कुमार हल्दर क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगी मारा गुफा के चित्रों का अध्ययन कब किया था? तो कब किया था? तो 1914 में किया था। कब किया था? 1914 में किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। जोगी मारा के मानव आकृतियां किस स्तूप के समांतर रखी गई हैं? तो हमने बताया अभी सांची व भरहुत। भरहुत को भी याद रखिएगा। किसको? भरहुत को। सांची व भरहुत जो दोनों के समान रखती हैं। किसके? दोनों के समान मिलती जुलती हैं। जोगी मारा गुफा की माप क्या है? तो हमने बताया 10 गुणे 6 गुणे 6, 10 गुणे 6 गुणे 6 में है।
फिर हम बात करते हैं कि 62 की, जोगीमारा गुफा के चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग में बनाई गई हैं? तो किस रंग में बनाई गई हैं सीमा रेखाएं, जो कि लाल रंग में बनाई गई हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? अजंता गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अजंता जो कि विश्व प्रसिद्ध गुफा है, महाराष्ट्र राज्य में है ये, औरंगाबाद जिले में है ये। कहाँ पे है? औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। औरंगाबाद और एलोरा गुफा की अगर दूरी की बात की जाए तो टोटल 100 किलोमीटर है। कितनी है? औरंगा और एलोरा गुफाओं की दूरी की भी बात की जाए तो 100 किलोमीटर है। अजंता का अर्थ क्या होता है? तो अंधकार के आंचल में रंगमाला। क्या होता है? अंधकार के आंचल में रंगमाला। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? तो रांगित लेनी या रंगीन गुफा इसे कहा जाता है। ठीक, यह बुद्ध को आजीवित कहा गया है यहाँ पे अजंता में। ठीक, बुद्ध को ये घोड़े के नाल के आकार का अर्धचंद्राकार आकार में बनाई गई है। ठीक, अर्धचंद्राकार में बनाई गई है। अगर गुफा की खोज की बात की जाए तो सर्वप्रथम 1819 में 28 अप्रैल 1819 में ब्रिटिश आर्मी के एक अधिकारी थे जॉन स्मिथ, उन्होंने लगाया था। ठीक, अगर चीनी यात्री की बात की जाए तो वेन सांग जो कि 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के दौरान इन गुफाओं को देखा था। अगर बात की जाए तो चीनी कौन से यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत के भ्रमण पे आते हैं, अजंता की गुफा को देखा था? तो किसने देखा था? वेन सांग ने देखा था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। फिर हम बात करते हैं 65 की। आइए हम बात करते हैं 65 की हम बात करते हैं। देखिए 65 क्या है? बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध का गृह त्याग क्या है? तो घोड़ा। एक का दो, अब मिलाइए, एक का दो किसमें किसमें है? एक का दो किसमें किसमें है? तो एक का दो किसमें किसमें है? ये सिर्फ ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। फिर बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, पीपल। फिर बुद्ध का जन्म, कमल का फूल। और प्रथम उपदेश, चक्र। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, डैश है। फिर अनुसार अजंता के भित्ति चित्रण टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि का मिश्रण है। तो किसने कहा था ये? तो किसने कहा था? ये ग्रिफिथ्स महोदय ने कहा था। किसने कहा था? ये ग्रिफिथ्स महोदय ने कहा था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की, अजंता के भित्ति चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया है? तो खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, अजंता की प्रतिलिपि सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो अजंता की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट गिल। कौन बनाया था? तो रॉबर्ट गिल। ये भारत कब आते हैं? तो 1844 में ये भारत आते हैं। 1857 के विद्रोह के कारण ये वापस चले जाते हैं। 30 से अधिक चित्रण ये बनाते हैं। कितना? 30 से अधिक ये चित्रण बनाते हैं, जो कि 1857 की जो विद्रोह थी उसी के कारण ये छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, ये छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, डॉट डॉट आलेखन का खान कहा जाता है। तो आलेखन का खान कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो अजंता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अजंता को कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? टोटल 6 गुफाएं चित्रित हैं। कितनी? 6 गुफाएं। वर्तमान में कुल 6 गुफाएं हैं। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं तथा 17वीं में चित्र अवशेष प्राप्त हैं। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं और
17वीं। इसी 6 गुफाओं में चित्रण के अवशेष मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 देखिए, अजंता की खोज किसने किया था? तो अजंता की खोज किसने किया था? तो जॉन स्मिथ। किसने? जॉन स्मिथ। 1 का 2 मिलाइए, 1 का 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बाघ, डेंजर फील्ड, फिर सिगरिया, मेजर फोर्स, ठीक, और सित्तनवाल सा प्रोफेसर दूरबीन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत के चित्रण किस शैली संबंधित है? तो अजंता से। किससे है? अजंता से। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अजंता फ्रेस्को नामक पुस्तक लंदन में से कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित होती है? 1915 में प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती है? तो 1915 में प्रकाशित होती है। 1908 में यहाँ पे क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। कब होती है? तो 1908 में यहाँ पे क्यूरेटर की नियुक्ति होती है। बात होती है कि जाली कब लगाई गई? तो 1903 तथा 1904 के बीच में यहाँ पे जाली लगवाई दी जाती है। क्या जाली लगवा दी जाती है? आइए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। अजंता को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो ये कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1983। कब शामिल किया गया? तो 1983 में इसको शामिल किया गया। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। अजंता गुफा का रंग दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? महाहंस जातक। कौन सा माना जाता है? महाहंस जातक। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। एलोरा गुफा की प्रसिद्धि का कारण है। एलोरा गुफा का प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो कैलाश मंदिर। कौन सा है? कैलाश मंदिर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतने ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपको मोटिवेशन यहीं से हमको मिलता है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है एग्जाम जब तक होगा नवंबर या दिसंबर जब भी होगा, तब तक हम 100 से अधिक हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट विथ डिस्क्रिप्शन इसी तरह से हम करवाने का प्रयास करेंगे। आइए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। एलोरा के किस गुफा की सबसे पहले खोज हुई थी? एलोरा के किस गुफा की सबसे पहले खोज हुई थी? तो किसकी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रामेश्वरम गुफा 21। कौन सा? रामेश्वरम गुफा 21। रामेश्वरम गुफा 21 की खोज सबसे पहले हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। एलोरा गुफा को किन धर्मों को त्रिवेणी कहा जाता है? एलोरा गुफा को किस धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है? तो किसकी कहा जाता है? ये ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। किसकी? ब्राह्मण, बौद्ध और जैन गुफा की इसे त्रिवेणी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन गुफा की त्रिवेणी कहा जाता है। तो बात होती है एलोरा गुफा के विषय में हम बात करें, इसका ऑप्शन है सही। देखिए एलोरा गुफा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या था? एलापुर अंचल या बेलूर था। इन गुफाओं के अगर निर्माण की बात की जाए तो चौथी शताब्दी से लेकर 350 ईस्वी या 12वीं शताब्दी तक लगभग 9 वर्षों तक माना जाता है। कितना अगर पूछा जाए कितने वर्षों तक, तो 900 वर्षों तक माना जाता है। अगर अजंता गुफा के निर्माण का समय पूछा जाए तो 700 से 800 वर्ष माना जाता है। एलोरा में कुछ गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इन्हीं के संरक्षण में भी इन्हीं के हाथों में ये थी। राष्ट्रकूट शासक कौन थे? दंती दुर्ग प्रथम ने बादामी के चालुक्यों को पराजित करते हैं ये, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं, जो कि अपने राजधानी की अगर बात करें तो इनकी राजधानी मानखेड़ा कहिए या मानखेट कहिए, तो ये बनाते हैं। अगर बात करें राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो कृष्ण प्रथम था, जो कि गुफा संख्या 16 में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है, जो कि भगवान शिव को ये समर्पित है। अगर बात की जाए तो
कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कुल यहाँ पे 34 गुफाएं हैं। कितनी है? 34 गुफाएं हैं। तीनों धर्मों के कारण इसे त्रिवेणी कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिवेणी कहा गया है। फिर बात होती है कि गुफा संख्या 14 को क्या कहा गया है? तो गुफा संख्या 14 को रावण की खाई कहा गया है। गुफा संख्या 14 को रावण की खाई कहा गया है। और गुफा संख्या 15 में दशावतार मंदिर का निर्माण दंती दुर्ग द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि रावणानुग्रह भैरव नरेश लिंगोबदेव कल्याण सुंदर विष्णु नरसिंह अवतार गोवर्धनधारी कृष्ण सरस्वती गणेश गंगा यमुना और गजलक्ष्मी की मूर्तियां मिलती हैं। ठीक, फिर बात होती है 16 की, तो हमने आपको बता ही दिया। देखिए 21वीं गुफा जो कि रामेश्वरम में मूर्ति काल की सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। एलोरा में कुल कितनी गुफाओं की संख्या? तो अभी हमने बताया कि 34 है। 34 में कितनी है? 12 गुफा बौद्ध धर्म से है, 17 गुफा हिंदू धर्म से है, 5 गुफा जैन धर्म से। तो जो 12 गुफा हिंदू धर्म से है, 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से, फिर 13 से लेके 29 तक हिंदू धर्म से, फिर 30 से लेके 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा के अभी हमने बताया कृष्ण प्रथम ने। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। एलोरा गुफा मुख्य रूप से किस कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, स्थापत्य कला के लिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। किस गुफा में सरस्वती की मूर्ति मिली है? तो हमको किस में मिली है? एलोरा में हमको सरस्वती की मूर्ति मिली है। गुफा संख्या 15 में हमने अभी आपको बताया कि सरस्वती की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, गंगा यमुना, गजलक्ष्मी, कल्याण सुंदर, विष्णु नरसिंह अवतार, विष्णु का जो नरसिंह अवतार है उसमें, और रावणानुग्रह भैरव नरेश लिंगोबद्भाव। ठीक, अगर बात की जाए 14 में, तो 14 में हमको उमा महेश्वर, गजलक्ष्मी, दुर्गा, गणेश और नवग्रह की मिलती है। फिर हम बात करते हैं 83 की। कौन सी गुफा इंद्र सभा के नाम से जाती है? तो कौन सी गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है? तो 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। और 33वीं गुफा नंबर 33वां की को क्या कहा जाता है? तो जगन्नाथ सभा कहा जाता है। और गुफा संख्या 30 को क्या कहा जाता है? तो छोटे कैलाश के रूप में जाना जाता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा मिली है? तो ये किस गुफा में मिली है हमको? तो 6ठी गुफा में मिली है। किस गुफा में मिली है? तो 6वीं गुफा में मिली है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। एलिफेंटा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा है कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में स्थित है। चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। ठीक, चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है एलिफेंटा की गुफाएं। अगर इसका समय की बात की जाए तो प्राय 600 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व की है ये। अगर बात की जाए इसका प्राचीनतम नाम क्या था इसका? तो धारापुरी या मायापुरी था। ये किस धर्म से है? तो ये शैव धर्म से संबंधित है। इसका अगर बात की जाए, इसके एलिफेंटा नाम किसने दिया था? तो पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा दिया था। किस कारण दिया था? तो सामने एक हाथी की प्रतिमा रखी गई थी, इस कारण उन्होंने इसको एलिफेंटा नाम दिया था। एलिफेंटा नाम दिया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। एलिफेंटा गुफा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो त्रिमूर्ति। क्या है ये? त्रिमूर्ति इसकी प्रसिद्धि का कारण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। एलिफेंटा के समीप समुद्र पर तटी बनी हाथी की मूर्ति किस संग्रहालय के बाहर रखी गई है? तो विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में रखी गई है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। एलिफेंटा गुफा को ब्रह्म मूर्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो ए.के. स्वामी को है, आनंद कुमार स्वामी को है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की।
बादामी गुफा का प्राचीन नाम है? तो बादामी गुफा का प्राचीन नाम क्या है? वात्यात्यपुरम, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? बादामी गुफा के चित्रों को स्टेला क्रेमिस ने किससे संबंधित बताया? तो शिव विवाह। किससे? शिव विवाह से। बादामी गुफा तो किससे संबंधित है? ये शिव विवाह से है। फिर हम बात करते हैं 91 की। 91 क्या है? बादामी गुफा स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है, इसमें से कोई नहीं। बादामी गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 4 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? तो 4 गुफाएं हैं। फिर हम बात करते हैं 93 की। बादामी गुफा की प्रतिलिपियां भारत के किस चित्रकार ने कार्ल खंडवाला की अध्यक्षता में बनाया था? तो जीएम अहिवासी ने बनाया था। फिर हम बात करते हैं 94 की। बादामी की कौन सी गुफा शिल्प, वास्तु और चित्रकला की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है ये? ऑप्शन नंबर सी, ये 4। फिर हम बात करते हैं 95। बादामी गुफा के चित्रों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो मंगलेश ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं 96 की। बादामी गुफा की खोज किसने किया था? तो बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रेमरेस ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। बादामी गुफा के छतों पर बना प्रथम चित्र माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? शिव विवाह। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। सित्तनवासल गुफा का निर्माण का समय है, तो कौन कब का है? तो 600 से 650 ईसा पूर्व। फिर हम बात करते हैं 99 की। सित्तनवासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा था? तो किसने देखा था? तो टीएस गोपीनाथ ने देखा था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। सित्तनवासल गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अर्धनारीश्वर के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो सित्तनवासल गुफा किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से प्रसिद्ध है। फिर हम बात करते हैं 102 की। सित्तनवासल गुफा से जैन धर्म के प्राचीन नमूने मिले हैं, तो किसके मिले हैं? 5 जैन मूर्तियों के हमको मिलते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। सर्वप्रथम 2.25 चश्म का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो सर्वप्रथम 2.25 चश्म का प्रयोग किस गुफा में हुआ है? तो सित्तनवासल गुफा में हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। सित्तनवासल गुफा किस कला का श्रेष्ठ भित्ति चित्र माना जाता है? तो किस कला का? ये पल्लव काल का माना जाता है। किस काल का? पल्लव काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकला माना जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये धार जिले में स्थित है। कितने? धार जिले में स्थित है। फिर हम बात करते हैं 106 की। बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है? तो कलयन। क्या है? कलयन। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। बाघ गुफा की खोज किसने किया था? तो बाघ गुफा की खोज किसने किया था? तो डेंजरफील्ड ने किया था। फिर हम बात करते हैं 108 की। बाघ गुफा की चित्र प्रतिलिपियां किस अर्मेनियन प्रदेश के चित्रकार ने तैयार किया था? तो किसने किया था? सुरा किस कडोरियल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। बाघ गुफा को राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? तो कब किया गया? तो 1951 में किया गया। फिर हम बात करते हैं 110 की। बाघ गुफा अजंता के किस गुफा के समकालीन मानी जाती है? तो ये किस गुफा के समकालीन मानी जाती है? 1 और वह 2 की। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में रखी है? तो गुजरी महल संग्रहालय में रखी गई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। 17 घुड़सवारों का चित्र किस गुफा में मिला है? तो कहां से मिलता है हमको? बाघ की गुफाओं से मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अभी हमने बताया कुल 9 गुफाएं हैं। फिर हम बात करते हैं 114 की। सिगरिया की गुफा श्रीलंका के किस जिले में स्थित है? तो मटाला जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो ये मटाला जिले में स्थित है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। सिंगरिया गुफा की खोज 1830 में किसने किया था? तो 1830 में किसने किया था? तो मेजर फोमर्स ने किया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
6 की। ए मूरे ने सिंगरिया के चित्रों को प्रतिलिपि कब तैयार की? ए मूरे ने सिंगरिया चित्रों की प्रतिलिपि कब तैयार की? तो कब तैयार की? तो 1889 में तैयार की थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। सिंगरिया गुफा किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? सिंगरिया गुफा किस शताब्दी में निर्मित हुई थी? तो 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। सिंगरिया गुफा में कुल कितने रूपायनी स्त्रियों के चित्र हमको मिले हैं? तो कितने मिले हैं? तो ये 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र हमको मिले हैं। फिर हम बात करते हैं 119 की। सिंगरिया गुफा की प्रतिलिपि किस संग्रहालय में रखी गई है? तो ये किस संग्रहालय में रखी गई है? तो कोलंबो संग्रहालय में रखी गई है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। सिंगरिया की कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं? तो सिंगरिया के कुल कितने गुफाओं में चित्र मिले? तो ऑप्शन नंबर सी, एक गुफा में चित्र मिले हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। किसमें है ये? सांची में स्थित है। ये गुप्तकालीन हिंदू मंदिर है। क्या है? गुप्तकालीन हिंदू मंदिर है। उदयगिरी गुफा किस धर्म से प्राचीन मानी जाती है? तो किससे मानी जाती है? अभी हमने बताया ये हिंदू धर्म की है। किसकी है? हिंदू धर्म की है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की। उदयगिरी गुफा का निर्माण गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के किस सेनापति ने करवाया था? तो वीरसेन ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। उदयगिरी खंडगिरी गुफा उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। किसमें स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। फिर हम बात करते हैं 124 की। उदयगिरी खड़गगिरी गुफा का निर्माण शुंग काल के किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था? तो खारवेल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। उदयगिरी खंडगिरी गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। शुंग काल की ये गुफाएं हैं। दोस्तों आज हमने प्रैक्टिस सेट 117 को सॉल्व किया, जो कि टोटल 125 क्वेश्चन थे। तो 125 क्वेश्चन ही नहीं थे टोटल, अगर देखा जाए तो हमने 250 से 300 क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। कल हम बात करेंगे किसी एक और चित्रकार के विषय में। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत में कुल कितने 64 योगिनी मंदिर हैं। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। नहीं दे पाएंगे, कल हम इसके विषय में हम बात करेंगे, इसका उत्तर हम खुद देंगे। ठीक। और बात एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सिकंदर की समय की कला को किस कला के नाम से जाना जाता है? तो हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।